नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आलोक जैन आप सभी प्रथम वर्ष भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। छात्रों, हम विश्व जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हमने जनसंख्या का अध्ययन क्यों किया जाता है इस बारे में चर्चा पिछले वीडियो में की थी, क्योंकि हम धरातल पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी का उपयोग मानव करता है और उसी के सहायता से संस्कृति का विकास होता है। तो इस वजह से जनसंख्या का अध्ययन मानव भूगोल का एक केंद्रीय महत्व का बिंदु है। इस पर हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका सामान्य अर्थ हम पहले समझ लेते हैं। जनांकीय संक्रमण या जनसांख्यिकी संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। इसके प्रतिपादक W.M. थॉमसन और फ्रैंक W. नोएस्टिन हैं। इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत दिया। तो ये एक सामान्य बात आपको ध्यान में रखनी है कि यह सिद्धांत किस तरह का है। जनसंख्या सिद्धांत है और किस पर आधारित है, जनसंख्या के आंकड़ों पर और सांख्यिकी पर आधारित है। किसने प्रतिपादन किया? थॉमसन और नोएस्टिन ने किया। और इसमें क्या बताया है? प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत दिया। इसमें आप एक चीज़ ये देखेंगे, इसमें एक डायग्राम बताया है किस तरह से ये सिद्धांत 3 अवस्था और 5 अवस्थाओं में परिवर्तन को दर्शाता है। मैं थोड़ा सा और इसका विवरण दे दूं, उसके बाद मैं इस डायग्राम की व्याख्या करूंगा। हमने अभी बात की थी थॉमसन और नोएस्टिन। थॉमसन ने 1929 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था और नोटेस्टिन ने 1945 में इसमें संशोधन किया था। इन दोनों विद्वानों ने यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा अनुभाषित जन्म और मृत्यु दर की प्रवृत्तियों को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आधार बनाया। थॉमसन और नोटेस्टिन ने जन्म दर और मृत्यु दर के परिवर्तनों के आधार पर इस सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा। बाद में जन्म और मृत्यु दर के परिवर्तनों के आधार पर इस सिद्धांत को 3 से 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। इन अवस्थाओं को सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो अवस्थाएं हैं ये कौन कौन सी हैं और किस तरह से इसमें परिवर्तन आता है, इस पर हम अभी बात करेंगे। इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? जनसांख्यिकी या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से, कहाँ से? ग्रामीण, अशिक्षित और खेतीहर अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। ये परिवर्तन अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। अब अगली बात समझ में आपको एक छोटा सा डायग्राम देखें। परिवर्तन बताए ग्रामीण खेतीहर समाज का नगरीय औद्योगिक समाज में परिवर्तन, और यहाँ से यहाँ तक का जो परिवर्तन है ये अलग अलग अवस्थाओं में होता है जिन्हें हम जनांकीय संक्रमण के नाम से जानते हैं। ये एक डायग्राम देखेंगे आप, इसमें जनसंख्या के जो उतार चढ़ाव है उसको दर्शाया है, इसमें परिवर्तन को दर्शाया है। ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। दूसरी अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बढ़ता है। और तीसरी अवस्था निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की है। पहली अवस्था में यह बताया गया है कि इसमें
प्रजननशीलता उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करना चाहते हैं। वृद्धि धीमी गति से होती है, खेती हर लोग होते हैं, बड़े परिवार का चलन होता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, लोगों में शिक्षा का स्तर भी काफ़ी निम्न होता है और तकनीकी स्तर भी निम्न स्तर की होती है। लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के लगभग सभी देश इसी अवस्था में थे। जो दूसरी अवस्था है, इसकी शुरुआत में जन्म दर तो उच्च बनी रहती है, लेकिन समय के साथ इसमें कमी आने लगती है और यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, अर्थात इसमें मृत्यु दर में गिरावट आने लगती। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यु दर कम होने लगती है और इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। ठीक है। और तीसरी और अंतिम अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है। इससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है और उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। इस पूरे प्रक्रिया से हम ये समझ सकते हैं कि मानव जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता भी रखती है। अब एक डायग्राम जो मैंने आपको बताया था उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और समझें। इन्हीं 3 अवस्थाओं को बाद में 5 अवस्थाओं में बांटा गया। ये 5 प्रकार बताएं। देखिए, पहले अवस्था यहाँ लिखा हुआ उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर, और इसकी वजह से क्या होगा, लोग जन्म भी ज़्यादा ले रहे हैं, उसी अनुपात में मर भी रहे हैं, तो वृद्धि दर के साथ कम जनसंख्या अर्थात वृद्धि दर कम है। अब सेकेंड अवस्था, इसको हमने 3 प्रकारों में बांटा है। सेकेंड अवस्था में पहले क्या होता है, जन्म दर स्थिर परंतु मृत्यु दर कम होने लगती है। मतलब जो पहली अवस्था में उच्च जन्म दर थी वही सेकेंड स्टेप में भी है, लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे कम होने लगती है। जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। इसी सेकेंड अवस्था के दूसरे प्रकार में हम देखेंगे जन्म दर में गिरावट आने लगती है। देखेंगे आप यहाँ से ये यहाँ तक जनसंख्या में वृद्धि निरंतर जारी रहती है, मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ जाती है। और इसी सेकेंड अवस्था का जो तीसरा प्रकार है, इसमें आप देखेंगे कम जन्म दर और कम मृत्यु दर और कम वृद्धि दर के साथ अधिक जनसंख्या। वृद्धि दर में तो कमी आ जाती है लेकिन जनसंख्या बढ़ती है, और जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है। और जो तीसरी और अंतिम अवस्था है उसमें जनसंख्या में कमी भी दिखाई देती है। तो ये तीनों अवस्थाएं और 5 अवस्थाएं मिलकर के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को दर्शाती हैं। अब हम इसको और समझ लेते हैं। यह एक जनसंख्या सिद्धांत है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि अर्थात परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, जब जन्म और मृत्यु दर के मध्य अंतर से जनसंख्या बढ़ती है। इसे संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे जैसे कोई समाज अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर अवस्था से ऊपर उठकर शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक बनता है, वैसे वैसे जनसंख्या की विशेषताओं में परिवर्तन होने लगता है। क्या परिवर्तन होता है? उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर बदलकर निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। जीवन संभाव्यता और जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और परिवार का आकार छोटा होने लगता है। अशिक्षा, ग्रामीण और खेतीहर, ये समाज किसमें बदल रहा है? शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक समाज में। और यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्थाएं हैं उसी को हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं। इसका जो मूल आधार है वो जन्म दर, मृत्यु दर और इसमें अंतर के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। मूल रूप में थॉमसन ने 1929 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और 1945 में
डब्ल्यू नॉटेस्टिन नामक जनांकीकी विद्वान ने संशोधित किया। ये सिद्धांत क्या दर्शाता है? जनांकीकी परिवर्तनों को दर्शाता है। जब एक कृषि प्रधान समाज, ग्रामीण समाज प्रौद्योगिकी आधारित नगरीय समाज में बदलता है तो जनांकीकी प्रवृत्तियों में भी बदलाव होता है। जब एक कृषि प्रधान ग्रामीण समाज प्रौद्योगिकी आधारित नगरीय समाज में बदलता है तो जनांकीकी प्रवृत्तियों में बदलाव होता है। और नॉटेस्टिन ने इसकी 3 अवस्थाएं बताई। ये 3 अवस्थाएं कौन सी है? जन्म दर कम होने से पहले जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर। नंबर 2, जन्म दर कम होने पर जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। और तीसरा है जन्म दर मृत्यु दर से कम होने पर जनसंख्या में कमी। इसी सिद्धांत में संशोधन किया गया और 5 अवस्थाएं बताई गई। अब ये 5 अवस्थाएं विस्तार से हम और समझ लेते हैं। पहली अवस्था आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू होने से पहले की जनांकीकी प्रवृत्तियों को दर्शाती है। यह औद्योगिक विकास से पहले की यूरोप की जनांकीकी अथवा 19वीं सदी के मध्य में जापान की जनांकीकी अथवा उष्ण वन क्षेत्रों में एकाकी निवास करने वाली जनजाति समुदाय की जनांकीकी को दर्शाती है। इस प्रवृत्ति की सामान्य विशेषता यह है कि जनसंख्या का आकार छोटा होता है और यह कुछ समय तक के लिए स्थिर होता है। जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, किंतु संपन्नता के काल में मृत्यु दर में कमी आ जाती है। अकाल, महामारियाँ और युद्ध के समय इसमें वृद्धि हो जाती है। अतः जन्म मृत्यु दर दोनों ही लगभग 37 प्रति 1000 होते हैं, अर्थात प्रति 1000 पर 37। लगभग 300 वर्ष पहले विश्व के सभी देश इस अवस्था में थे। ठीक है, ये पहली अवस्था थी। अब जो दूसरी अवस्था है यह प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ शुरू होती है, जो आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था की विशेषता है। 18वीं से 19वीं सदी के यूरोप, अमेरिका में क्रांति ने परिवहन, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति को जन्म दिया। आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा उठा। खान पान, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं से मृत्यु दर में गिरावट आई, लेकिन जन्म दर प्रारंभिक काल में उच्च बनी रही। इसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी, परंतु धीमी गति से, क्योंकि परिवार की आकार संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं को बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाने में समय लगता है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि तीव्र हुई, तेजी से हुई। इस दूसरी अवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग? पहला भाग युवा जनांकीकी अवधि है, जिसमें जन्म दर अधिक और मृत्यु दर तेजी से गिरने लगती है। इस अवस्था में 35 प्रति 1000 जन्म दर और शुरुआत में 35 से घटकर 20 प्रति 1000 मृत्यु दर हो जाती है। तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और इस अवस्था को जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। विश्व के विकासशील देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। तीसरी अवस्था परवर्ती प्रसरणशील जनांकीकी अवधि कहलाती है, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा तेजी से घटती है। इस अवधि की शुरुआत में जन्म दर 35 होती है और अंत तक 17 या 18 रह जाती है। मृत्यु दर 20 से घटकर 13 या 15 प्रति 1000 रह जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आ जाती है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि निरंतर जारी रहती है। चौथा जो प्रकार है सेकेंड अवस्था का, ये निम्न परिवर्तनशील अवस्था है, जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होते हैं और जनसंख्या अधिक परंतु स्थिर रहती है। पश्चिम के देश इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और 21वीं सदी के मध्य तक भारत भी इस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। अब थर्ड अवस्था
ये जनांकीय संक्रमण मॉडल की अंतिम अवस्था कहलाती है, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, जनसंख्या में गिरावट आने लगती है। विश्व में ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया आदि यूरोपीय देशों ने यह अवस्था प्राप्त कर ली है जहां ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पाई गई है। विकासशील विश्व में जनांकीय प्रवृत्तियां यूरोप, उत्तरी अमेरिका के देशों में दिखने वाली इन सभी प्रवृत्तियों जैसी नहीं होती हैं। स्वास्थ्य दशाओं के बेहतर होने, जीवन प्रत्याशा बढ़ने के फलस्वरूप कई दशकों ने इन देशों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन विकासशील देशों के बीच एक से दूसरी अवस्था में पहुंचने की अवधि में काफ़ी अंतर है। वर्तमान के वर्षों में अनेक विकासशील देशों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण वृद्धि दर में कमी देखी गई। एशिया, लैटिन अमेरिकी देशों में भी कमी पाई गई, जहां आर्थिक विकास, नगरीकरण और नियोजन कार्यक्रमों के अपनाए जाने से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों में जन्म दर में गिरावट आई। लेकिन अधिकांश अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में संक्रमण की उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कई दशकों से बनी हुई है। इसके जो कारण है वो बड़े परिवारों की सांस्कृतिक परंपरा और उच्च प्रजनन दर का महत्व बना रहना है। इस प्रकार ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इन देशों में भी आर्थिक रूप से विकसित देशों की तरह आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण जन्म दर गिरेगी। वर्तमान तक विकासशील संसार के एक बड़े भाग में जन्म दर में भारी कमी, जो जनसंख्या संक्रमण मॉडल की दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में हुई, अनुमान मात्र है। तो कुल मिलाकर हम सारांश रूप में जनसंख्या के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं वो 3 से 5 भागों में हम बांटते हैं। थॉमसन नोटेस्टिन इसके प्रतिपादक हैं। पहली अवस्था पर्व, आधुनिक औद्योगिक से पूर्व की अवस्था, उच्च स्थायी अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसकी जो विशेषताएं बताई गई हैं वो है जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होना, वृद्धि बहुत धीमी गति से होती या स्थिर होती है, जीवन प्रत्याशा निम्न, अशिक्षा, ग्रामीण समाज विकास निम्न स्तर का, व्यवसाय प्राथमिक, महामारियाँ, प्रौद्योगिकी स्तर निम्न, परिवार बड़े, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ये इसकी विशेषताएं हैं। दूसरी अवस्था जिसे हम विस्फोटक अवस्था कहते हैं, पश्चिमीकरण की अंतिम अवस्था, औद्योगिकरण की अवस्था भी कहलाता है। इसकी जो विशेषता है, प्रारंभ में उच्च जन्म दर और समय के साथ इसमें कमी आती है। शुरुआत मृत्यु दर में गिरावट के साथ होती है। मध्य में जन्म और मृत्यु दर में अधिक अंतर से वृद्धि तेजी से होती है, इसी कारण से यह विस्फोटक अवस्था कहलाई। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई, जीवन प्रत्याशा बढ़ी, साक्षरता के दर में सुधार होना और औद्योगिक व नगरीय विकास की क्रियाओं में तेजी आना। प्राथमिक व्यवसाय के साथ लोग द्वितीयक तृतीयक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। परिवार नियोजन साधनों को अपनाने से आकार छोटा होता है। जनसंख्या के आकार और घनत्व अधिक, वर्तमान में विकासशील देश इसी अवस्था में हैं। कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक रहता है और यह संक्रमण अवस्था भी कहलाती है। तीसरी अवस्था पश्चिमीकरण की अंतिम अवस्था, निम्न स्थायी की अवस्था, औद्योगिकरण के बाद की अवस्था। इसकी जो विशेषता है, जन्म मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है या स्थायित्व मिल जाता है, जीवन संभाव्यता प्रत्याशा उच्च होना, नगरीय जनसंख्या बढ़ना, तृतीयक क्रियाओं का में लोगों का अधिक संलग्न रहना, भोजन अनिश्चितता, अकाल की समस्या लगभग समाप्त, प्रौद्योगिकी स्तर उच्च और परिवार का एकाकी होना और साक्षरता बढ़ना। ये सभी विशेषताएं इस तरह की हैं। अधिकांश विकसित देश इस तीसरी अवस्था में है। यूरोप के अधिकांश देश, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि
अमेरिका, कनाडा, यूएसए भी इसमें है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी समाज प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान तक जनांकी की अवस्थाओं से गुजरते हुए बढ़ता है। इस सिद्धांत से सभी देश अपने आप को आकलित करते हैं और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाकर नीति निर्धारित करते हैं और देश के विकास में अग्रसर होते हैं। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत था। इसे हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।